नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों को लेकर जो बातें कही थीं, उन्होंने अपनी किताब पार्टीशन ऑफ द इंडिया में इस बात का उल्लेख किया था। उन्होंने मुसलमानों के बारे में कुछ बातें कही थीं। वो बातें अक्सर सत्ता पक्ष में जो लोग, खासतौर पर जो राइट विंग के लोग होते हैं, वो इस बात को कोट करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में राष्ट्रवाद नहीं, एक धार्मिकवाद होता है। यानी मुसलमान अपने आप को पहले मुसलमान मानता है, बाद में वो किसी देश का नागरिक मानता है। ऐसे बहुत सारी बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। मैं अंबेडकर साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात आज मैं उस पर नहीं करने वाला हूँ। चूँकि भारत की आज़ादी के बाद चीज़ें बहुत कुछ बदली हैं, समय बदला है। आज हम बात करेंगे कि मुसलमानों में गरीबी क्यों है। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिमों की जो आबादी है वो बहुत गरीब है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मुसलमानों को गरीबी की वजह पर कुछ अध्ययन हुए हैं और एक सच्चर कमेटी भी अपना एक रिपोर्ट दी है जो मुसलमानों में जो समस्याएं हैं मुस्लिमों से जुड़ा हुआ, उसको लेकर। देखिए, मुसलमानों में गरीबी का कुछ खास खास पॉइंट है। चूँकि मैं पूरे 10 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ खास पॉइंट पर इशारा करूँगा। सबसे पहला चीज़ कि मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है। आज भी मुसलमान की आबादी करीब 14% है, लेकिन अगर शिक्षा की बात किया जाए तो मुसलमानों की आबादी मात्र 63% ही शिक्षित हुई है, यानी साक्षर है। ये एक सबसे बड़ी कारण है मुसलमानों में गरीबी का। जब उनके पास शिक्षा नहीं होती है तो सरकारी नौकरी तक नहीं जा पाते हैं, और सरकारी जब नौकरी उन्हें नहीं मिलती है या कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो उस स्थिति में वह ऐसे सेक्टर की तरफ मूव करते हैं जहां पर उनके उनके सामने संघर्ष के अलावा कुछ नहीं होता है। इसके लिए वो लोग छोटे मोटे काम शुरू करते हैं, जैसे दर्जी का काम हो गया, जैसे बढ़ई का काम हो गया, जैसे कोई कल पुर्जे बनाने वाले मिस्त्री वगैरह या गैराज वगैरह खोल लेना। ये उनको रोजी रोटी का माध्यम बन जाता है। ये सारे सेक्टर असंगठित क्षेत्र में हैं और भारत की असंगठित क्षेत्र का असर इनके ऊपर भी पड़ता है। भारत में जो असंगठित क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी गरीबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असंगठित क्षेत्र में आज भी कोई सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं उनके पास। सरकार हालांकि कोशिश करती है। तो जो इतना बड़ा सेक्टर असंगठित क्षेत्र में गरीब है, तो इसका असर मुसलमानों पर भी पड़ा है। जिन मुसलमानों में ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, और उनकी आमदनी वैसी नहीं हो पाती है। अगर आगे का कारण अगर जाना जाए, उसके बाद का जो कारण है वो है कि मुसलमानों में जो गरीब आदमी हैं अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, और मदरसों की पढ़ाई के बाद उन्हें कोई ढंग का रोजगार नहीं मिल पाता है। ये भी एक गरीबी का कारण है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जब मुसलमान असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी छोटे मोटे रोजगार करता है, छोटे मोटे कुछ हुनर का काम करता है, लेकिन मुसलमानों के साथ बैंक भेदभाव करती है। अब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ डेटा बता रहे हैं कि मुसलमानों को मात्र 3% ही लोन दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि जो मुस्लिम इलाके होते हैं वहाँ पर कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं की जाती है। बैंक में मात्र 17% मुसलमानों के पास ही अभी तक खाते हैं। यानी कुल मिलाकर बैंक उनके साथ भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेशन के वो शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गरीबी बढ़ी है, उन्हें बैंक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि उनमें अवेयरनेस की कमी है, मुसलमानों में अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस का मतलब कि जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उनमें उन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है, न पहुंच पाती है। इसकी वजह से मुसलमानों में गरीबी काफ़ी है। दूसरी चीज़ कि जो मुसलमानों में एक खास इनसिक्योरिटी भारत में महसूस होती है उनको,
इनसिक्योरिटी के की वजह से वो कुछ खास इलाकों में ही रहना चाहते हैं, और उन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं नहीं होती हैं, जैसे बिजली की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं या कोई रोजगार की सुविधाएं, ये सरकार के द्वारा नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से उस पूरा का पूरा इलाका गरीब रह जाता है। और गरीबी जो मुसलमानों की गरीबी आई है, इसका एक वजह ये भी है। अगर ये मुसलमान दूसरे इलाकों में भी, अगर अपने इलाकों को छोड़कर उन इलाकों में चले जाएं जिनमें खासतौर पर प्रगतिशील इलाका है, जहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया है, जहाँ पर रोजगार अच्छा है, या समाज की एक सोसाइटी अच्छा है, तो वैसे इलाकों में अगर ये चले जाएं तो उनमें एक बदलाव हो सकता था। लेकिन मुसलमान एक खास एरिया में रह जाते हैं जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनमें गरीबी आती है। दूसरी चीज़ कि वो मुसलमान एक खास इलाकों में इसलिए नहीं रह जाते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का वो शिकार होते हैं। मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, तो कुछ हिंदू इलाकों में ये बात देखने को आई है कि उन्हें घर पर किराया पर घर नहीं दिए जाते हैं। लोगों के दिमाग में ये बातें होती हैं कि मुस्लिम मांसाहार करेंगे, जिसके वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसकी वजह से मुसलमानों को घर में कोई किराया नहीं देना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मुसलमानों में गरीबी का कारण है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि जब कोई भी समाज या कोई भी देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें सबकी योगदान होना चाहिए और सबको एक समान रूप से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भारत का संविधान ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता है, यानी भारत का संविधान समानता पर भरोसा करता है, और ये समानता का कहीं ना कहीं लाभ मुसलमान नहीं ले पा रहे हैं। इसके पीछे सरकार की नीतियां भी हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि अक्सर छोटे छोटे अपराधों पर मुस्लिमों के घर गिरा दिए जाते हैं, मुस्लिमों के दुकानों को बुलडोज कर दिया जाता है। ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। अपराध के लिए अपराधी को सजा दिया जाता है, न कि उसके एसेट्स को ख़त्म किया जाता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। सरकार को इस पर कोई ऐसा नीति बनाना चाहिए या ऐसे कोई कानून बनाना चाहिए कि ताकि जो सरकारें जो मुसलमानों के फेवरेबल नहीं होती हैं, उनको पसंद नहीं करती हैं, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव न करे। अब बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश के अलग अलग कोने में भी इस तरह की घटनाएं देखने में आई है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे वो थोड़ा अलग तरह के लोग होते हैं, उनमें कुछ इस तरह की माहौल बनाया जाता है, उनके बारे में गलत तरह के एक तरह धारणाएं बना के रखी गई हैं। तो ये सब चीज़ एक समाज को पिछड़ापन की तरफ धकेल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुसलमानों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। हालांकि शिक्षा के प्रति जागरूकता भारत में बहुत बड़े समाज के लोगों को भी नहीं है, वो चाहे पिछड़े वर्ग हैं चाहे दलित वर्ग है, ठीक वैसा ही मुसलमानों में भी नहीं है। तो जब तक मुसलमान शिक्षा के प्रति अपनी ज़रूरत को नहीं महसूस करेगा, तब तक उसको आगे बढ़ने में कोई मौका नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार इसमें प्रयास कर रही है। बहुत सारे जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके जातिगत पहचान की गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती हैं। तो ये गलत बात है। मुसलमानों में भी जातियां ऐसे ही होती हैं जैसे हिंदुओं में हैं, और वो भी जातीय भेदभाव के शिकार होते हैं अपने ही समाज के ऊंचे वर्ग के द्वारा। तो ऐसे जातियों की सरकार ने पहचान की है। बिहार जैसे राज्यों में उन्हें ओबीसी और ईबीसी बनाया गया है, माने एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट में डाला गया है, ताकि उनमें थोड़ी सी कुछ आगे बढ़ने में उनका सहयोग मिल पाए। लेकिन ईबीसी या ओबीसी का उनको लाभ तभी मिल पाएगा जब वो शिक्षित हों, उनके पास डिग्रियां हों, और जब डिग्रियां ही नहीं रहेगी तो वो आगे बढ़ने में उनके लिए बाधा है। तो सरकार की तरफ से नहीं, मुसलमानों को अपने तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। दूसरी बात कि उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं उनमें उनकी वजह से भी गरीबी बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि वो लोग धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और समाज को उस तरफ जागरूक नहीं करना चाहते हैं जहाँ से उनकी जाली गरीबी पॉवर्टी कुछ कम हो। तो इसके लिए वो फोकस नहीं करते हैं, उस तरफ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं।
उन्हें जागरूक नहीं करते। मेरा कहने का मतलब कि धार्मिक गुरु जागरूक नहीं करते हैं किस तरह वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक जिम्मेदारी इसका उनको समझना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो मुसलमानों में गरीबी है इसकी वजह ये भी है। दूसरी बात कि मुसलमानों में अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो असंगठित क्षेत्र की तरफ वो जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि मुसलमानों में अगर स्वरोजगार की तरफ वो बढ़े हैं, असंगठित क्षेत्र की तरफ बढ़े हैं, तो उन्हें बैंक लोन वगैरह दिलाने में सरकार सहयोग करे और ऐसे लोगों की पहचान करे जो छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं लेकिन उनका रोजगार इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उसमें उन्हीं के पास पूंजी की कमी है। तो इन पूंजी कमी को दूर करने के लिए सरकार उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे, उन्हें शिक्षा में बढ़ावा दे और अगर उनमें साक्षरता नहीं बढ़ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं बढ़ रही है और ऐसी कौन सी नीतियां बनाई जाए जिससे मुसलमानों में साक्षरता दर बढ़े और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूकता हो। उन्हें परंपरागत जो शिक्षा, जो मदरसा वाला शिक्षा है, उसको लेते हुए पर जो रोजगारमुखी शिक्षा है उसकी तरफ स्विच करना होगा अपने आप को। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें व्यवसायिक शिक्षा भी लेनी होगी, उन्हें उच्च शिक्षा भी लेनी होगी और जो समाज में जो मुसलमान जो आगे बढ़ गए हैं, जो ऊंचे लेवल में पहुंच गए हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपने समाज में जो पीछे जो छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक इंजन का काम करे। ये सब चीज़ें मिलाकर जब सहयोग किया जाएगा तब जाके मुसलमानों में जो गरीबी होगी खत्म होगी। और दूसरी बात कि मुसलमानों में गरीबी खत्म होने से सिर्फ मुसलमानों के ही लाभ नहीं होने वाला है, वो पूरे भारत को लाभ होने वाला है और पूरा भारत आगे बढ़ेगा। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।